आने वाली 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होगा, मगर इससे पहले अलग अलग सेक्टर्स मोदी सरकार के बजट से तमाम उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। खास तौर पर इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि बजट में सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले लोन को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा फायदा किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लगभग 7.5 करोड़ किसानों को मिलेगा। इसका असर सिर्फ किसानों पर ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों पर भी होगा। कैसे? आज मेरा पैसा में बात इसी पर होगी। बजट पर बात करें इससे पहले बजट को समझना जरूरी है। अगर कम शब्दों में कहें तो आम बजट वैसा ही है जैसे कि हम अपने घरेलू खर्चों के लिए बजट बनाते हैं। हमारी जितनी कमाई होती है उसी के हिसाब से हम अपने खर्च के लिए योजना बनाते हैं। मतलब कि बच्चों की पढ़ाई, ईएमआई, शॉपिंग और दवाओं पर कितना खर्च होगा। अगर हमारी कमाई कम या ज़्यादा होती है तो हम उसी हिसाब से कर्ज लेने या फिर निवेश करने की भी प्लानिंग करते हैं। बजट में भी यही चीज़ें होती हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर। संविधान के अनुच्छेद 112 के मुताबिक केंद्र सरकार के किसी एक साल का वित्तीय ब्यौरा संघीय या आम बजट होता है। इसे केंद्र सरकार को हर साल पेश करना होता है। इससे पता चलता है कि सरकार को साल भर में कुल स्रोतों से कितना राजस्व मिला है और कुल कितनी रकम खर्च की गई है। बजट की ये जानकारी भी मिलती है कि अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार की योजनाएं क्या हैं, वो किस योजना पर कितना खर्च करेगी और किन तरीकों से उसका राजस्व बढ़ेगा या घटेगा। इन सब से कुल मिलाकर देश की वित्तीय हैसियत का अंदाजा मिलता है कि वो अपने राजस्व के हिसाब से खर्चों को किस हद तक बढ़ा सकता है। अब समझते हैं बजट बनाने की शुरुआत कैसे होती है। देश के बजट का आधार होती है नॉमिनल जीडीपी। ये देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मौजूदा बाजार कीमत होती है। इसी के आधार पर राजकोषीय घाटे से लेकर सरकार की आमदनी और खर्च तक की बात पता चलती है। बजट पेश करने की प्रक्रिया की बात करें तो इसकी शुरुआत तकरीबन 6 महीने पहले से ही हो जाती है। सरकार अलग अलग प्रशासनिक निकायों से आंकड़े मांगती है ताकि उसे पता चल सके कि किस विभाग को कितने फंड की जरूरत है। इसी से सरकार को ये भी अंदाजा होता है कि आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं पर कितनी रकम खर्च करनी है। फिर उसी हिसाब से अलग अलग मंत्रालयों के लिए फंड का बंदोबस्त किया जाता है। बजट बनाने का सारा काम वित्त मंत्री की देखरेख में होता है, लेकिन वित्त सचिव, राजस्व सचिव और व्यय सचिव की भूमिका भी इसमें काफी अहम होती है। उनकी बजट के सिलसिले में वित्त मंत्री से हर रोज बातचीत या मीटिंग होती है। अमूमन वित्त मंत्रालय में या फिर वित्त मंत्री के आवास में। बजट बनाने वाली टीम को वित्त मंत्री के साथ प्रधानमंत्री और नीति आयोग का भी पूरा सहयोग मिलता है। बजट की इस टीम में अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो बताते हैं कि सरकार को किस क्षेत्र पर फोकस बढ़ाना चाहिए। वित्त मंत्री बजट पेश करने से पहले तमाम उद्योगों, प्रतिनिधियों और संगठन के लोगों से भी सलाह मशवरा करते हैं और उसी हिसाब से नीतियां तैयार करने की कोशिश की जाती है। बजट पेश करने से पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को भी अंतिम रूप दिया जाता है। सरकार बजट में अपने राजस्व और खर्चे की पूरी जानकारी देती है, जैसे कि जन कल्याण योजनाओं को कितना फंड दिया जा रहा, आयात पर कितनी रकम खर्च हो रही है, सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर कितना खर्च किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात कि सरकार ने जो कर्ज लिया है उसके ब्याज में कितना पैसा जा रहा है। वहीं राजस्व की बात करें तो इसमें सरकार टैक्स और गैर टैक्स स्रोतों से मिली रकम की जानकारी देती है। सरकार टैक्स लगाने के अलावा सरकारी कंपनियों से कमाई करती है, साथ ही बॉन्ड जारी कर राजस्व जुटाती है। विनिवेश यानी कि सरकारी कंपनियों या संपत्तियों में हिस्सेदारी बेचना भी सरकार की आमदनी का एक जरिया होता है। अगर सरकार का खर्च उसके राजस्व से ज्यादा होता है तो इसे बजट घाटा कहते हैं। इस सूरत में सरकार अपनी आमदनी स्रोतों को बढ़ाने की कोशिश करती है, जैसे कि टैक्स या ड्यूटी बढ़ाना। वहीं कुछ खर्चों में कटौती भी की जाती है जिसे सरकार गैर जरूरी समझती है। बजट को नियंत्रित करने के लिए सरकार कई बार अतिरिक्त नोट छापने का भी फैसला कर सकती है, जिससे महंगाई का खतरा बढ़ जाता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। बजट को संसद में पेश किए जाने से 1 हफ्ते पहले उसकी छपाई शुरू होती है। इस दौरान पारंपरिक हलवा समारोह होता है। इसमें बड़ी मात्रा में हलवा तैयार किया जाता है। इसे बजट टीम में शामिल अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों को परोसा जाता है। ये काम खुद वित्त मंत्री के हाथों होता है। इसे आप प्राचीन भारतीय परंपरा का उस हिस्सा समझ सकते हैं जिसमें कोई महत्वपूर्ण काम करने से पहले मीठा खाया जाता है। हलवा सेरेमनी के साथ ही लॉक इन पीरियड शुरू हो जाता है। इसका मकसद बजट की गोपनीयता को बरकरार रखना होता है। हलवा सेरेमनी के बाद वित्त मंत्रालय से जुड़े कर्मचारी तभी सार्वजनिक जीवन में बाहर आ सकते हैं जब वित्त मंत्री अपना बजट भाषण खत्म कर लें।
इस दौरान उन्हें अपने परिजनों से भी बात करने की इजाज़त नहीं होती। पहले ये अवधि लंबी होती थी, लेकिन साल 2021 से बजट का तरीका डिजिटल हो गया तो लॉक इन पीरियड भी कम हो गया। इससे पहले के 40 साल यानी कि 1980 से 2020 तक बजट दस्तावेज एक खास प्रिंटिंग प्रेस में छपते थे जो नॉर्थ ब्लॉक यानी कि वित्त मंत्रालय के बेसमेंट में थी। इसका मकसद भी बजट को गोपनीय रखना था। हालांकि 2021 से बजट पूरी तरह से डिजिटल प्रारूप में पेश किया जाने लगा और लॉक इन अवधि कम हो गई है। अब काफ़ी कम दस्तावेज छापे जाते हैं और बाकी काम डिजिटल तरीके से हो जाता है। अब बजट से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं। आज़ाद भारत का पहला बजट षणमुगम ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। इसमें कोई टैक्स नहीं लगाया गया था। शेट्टी के बाद वित्त मंत्री जॉन मथाई ने पहला संयुक्त भारत का बजट पेश किया। इसमें रजवाड़ों का वित्तीय ब्यौरा भी शामिल था। 1947 से लेकर अब तक देश में 75 आम बजट, 15 अंतरिम या 4 खास या मिनी बजट पेश किए जा चुके हैं। 1955 तक बजट सिर्फ अंग्रेजी में छपता था। बाद में इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छापने की परंपरा शुरू हुई। बजट प्रस्तावों को संसद की मंजूरी की जरूरत होती है। मंजूरी मिल जाने के बाद ये प्रस्ताव 1 अप्रैल से लागू हो जाते हैं। मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश किया, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। मोरारजी देसाई के बाद सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड पी चिदम्बरम के नाम है, जिन्होंने कुल 9 बार बजट पेश किया। इंदिरा गांधी पहली महिला वित्त मंत्री थी जिन्होंने बजट पेश किया था। 1970 में पीएम के अलावा उनके पास वित्त मंत्रालय भी था। 1952 के बजट में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। विदेशी कंपनियों के लिए भारत के रास्ते खुले। 1957 में पी चिदम्बरम के बजट को ड्रीम बजट कहा गया। इसमें कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स में बड़ी कटौती की गई। इसी बजट में कर प्रावधानों को 3 अलग अलग स्लैब में बांटा गया और काले धन पर रोक लगाने वाली प्रभावी स्कीमें लाई गई। साल 2016 तक फरवरी के आखिरी दिन आम बजट पेश होता था, मगर साल 2017 में इसे बदलकर 1 फरवरी कर दिया गया। 2017 से पहले रेल बजट पेश अलग होता था, लेकिन 2017 में इसे आम बजट में ही मर्ज कर दिया गया। मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का साल 2020 का बजट भाषण सबसे लंबा बजट भाषण था, करीब 2 घंटे 40 मिनट का। एचएम पटेल ने बजट भाषण में 1977 में अंतरिम बजट पेश किया। उनका बजट भाषण सिर्फ 800 शब्दों में खत्म हो गया। अब बात करते हैं इस बार के बजट की और एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि जॉब्स बढ़ाने के लिए जिस तरह से पिछले बजट में कई घोषणाएं की गई थी, इस बार भी क्या इस तरह की संभावना है? पिछले बजट में रोजगार बढ़ाने के लिए काफ़ी उपाय किए गए थे। उसमें कई तरह के इंसेंटिव कॉर्पोरेट्स को और इंडिविजुअल्स के लिए, ईपीएफओ के लिए घोषणाएं की गई थी। उसमें बहुत सारी चीज़ों पर अमल हुआ भी है। और इस बार भी माना जा रहा है, क्योंकि रोजगार की चर्चा काफ़ी है, तो ये भी माना जा रहा है कि इनफैक्ट जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने भी जो अपनी तरफ से सुझाव दिए हैं उसमें रोजगार डिमांड के साथ रोजगार पर भी उन्होंने काफ़ी फोकस किया है। तो जैसे सीआईआई ने एक कहा है कि जो एक रोजगार की एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, रोजगार की एक अलग से नीति लाई जानी चाहिए कि जितने भी मंत्रालय हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो रोजगार की जो उनकी योजनाएं हैं उन सबको शामिल करते हुए एक अलग से नेशनल पॉलिसी लाई जानी चाहिए कि रोजगार भविष्य में कैसे बढ़े और कहाँ बढ़ सकता है। उसके लिए इंटरेस्टिंग सुझाव है विदेश में रोजगार के लिए, क्योंकि बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ की आबादी दिनों दिन बूढ़ी होती जा रही है, तो वहाँ काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। तो एक सुझाव ये भी है कि हमारे यहाँ जो युवा विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ जाकर काम करना चाहते हैं, तो वहाँ के कल्चर, वहाँ की भाषा, वहाँ किस तरह के काम की ज़रूरत है, इन सब का उनको प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो वहाँ आसानी से जा कर के काम पा सकें। तो ये कुछ सुझाव हैं जो जॉब्स के लिए इस बार सरकार को दिए गए हैं। सवाल एक और खड़ा होता है। पिछले बजट में 9 प्राथमिकताओं में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को चौथे स्थान पर रखा था। इस बार भी क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? जब ये सवाल एक्सपर्ट से पूछा गया तो सुनिए क्या जवाब मिला। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा सेगमेंट है एमएसएमई का। यहाँ पर काफ़ी लोगों को रोजगार मिलता है। एमएसएमई इकोनॉमी के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देखें तो जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग में एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है करीब 35% है, जीडीपी में लगभग 30% है, एक्सपोर्ट में लगभग 46 से 48% है।
इससे पता चलता है कि एमएसएमई का इम्पोर्टेंस क्या है, और उसमें करोड़ों की संख्या में लोग काम भी करते हैं। तो एमएसएमई की जो संस्था है एफिस में, तो उनसे हमारी बात हुई, तो उनके जो कुछ एमएसएमई के लिए जो मेजर इश्यूज आ रहे हैं, जिनके बारे में डिमांड है कि वही बजट में उनका सॉल्यूशन आना चाहिए। एक है स्पेशल मेंशन अकाउंट। तो ये कई साल पहले ये फ्रेमवर्क बना था, स्पेशल मेंशन अकाउंट फ्रेमवर्क। तो उसमें था कि अगर कोई एमएसएमई कर्ज लौटाने में, कर्ज की किस्त लौटाने में देरी करता है, तो वो ऑटोमेटिक, वो कंप्यूटर जनरेटेड एक सिस्टम बना हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो अकाउंट है वो हाईलाइट हो जाता है, तो वो स्पेशल मेंशन हो जाता कहते हैं उनकी भाषा में। तो वो उसके बाद क्या होता है कि उस जो बैंक है उस एमएसएमई के साथ किसी तरह के ट्रांजैक्शन करने से लगभग मना कर देता है, कि इवन जो उनका जो रेगुलर का जो ट्रांजैक्शन होता है उसको भी कई बार रोक दिया जाता है। तो इसमें समस्या ये आती है कि अगर किसी एमएसएमई की, मान लीजिए किसी खास वजह से, जैसे अभी पिछले साल हमने देखा, या पिछले 2 साल से आप कह सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट में जो दिक्कत आ रही है, कई बार जो युद्ध की वजह से, कई बार किसी जो कंटेनर नहीं मिलने की वजह से, इसमें एमएसएमई की कोई गलती नहीं है, लेकिन दूसरी वजहों से उनके एक्सपोर्ट में गिरावट, उनके एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है, उनका बिजनेस प्रभावित हो रहा है। तो वो कर्ज की किस्त लौटाने में फिर समय पर नहीं दे पाते हैं। तो उनकी गलती ना होने पर भी उनका जो अकाउंट है वो स्पेशल मेंशन हो जाता है, और बैंक उनके साथ ट्रांजैक्शन बंद कर देता है। तो उसमें फिर ये दिक्कत आती है कि आगे चल धीरे समय के साथ, अगर जब बैंक के साथ उसका ट्रांजैक्शन नहीं होगा, लेन देन नहीं होगा, तो धीरे धीरे उसका बिजनेस आगे चलकर और प्रभावित होता है, और वो बहुत सारे यूनिट्स हैं जो धीरे धीरे इस तरीके से वो बंद हो गए। तो इंडस्ट्री की ये डिमांड है कि मतलब इसमें कम से कम एक रिवाइवल को शामिल किया जाना चाहिए, कि अगर जहाँ पर उसकी दिक्कत नहीं है, यूनिट की दिक्कत नहीं है, उसको कैसे रिवाइव किया जाए। सिर्फ उसको स्पेशल मेंशन या उसको एनपीए के तौर पर दिखाने के लिए उसका इस्तेमाल ना हो उस एसएमए फ्रेमवर्क का, बल्कि उसमें एक देखिए रिवाइवल की भी कोशिश होनी चाहिए।